नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देखेंगे, उसके बाद हम आपको इनका विश्लेषण भी करेंगे पूरे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले इन 5 तस्वीरों के हिसाब से बात होगी कांग्रेस के नदी बचाओ सत्याग्रह की। एक तरफ बीजेपी रामशिला पूजन कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने नदी बचाओ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। दूसरी खबर में हम बताएंगे अब प्रदेश भर में पूरी क्षमता के साथ बसें चलेंगी। तीसरी खबर हरदा जिले के हंडिया से, जहां भारी बारिश के चलते आई बाढ़ के बाद एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर होंगे। चौथी खबर सतना जिले के रामनगर से, जहां ग्रामीण नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। और पांचवी और अंतिम खबर में हम बात करेंगे भोपाल में बेकाबू होते कोरोना की। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जो नदी सत्याग्रह बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी राम के सहारे है, तो कांग्रेस ने भी इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। अब कांग्रेस ने नदी बचाओ सत्याग्रह का आगाज कर दिया है, जिसकी शुरुआत भिंड जिले के लहार से पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में की गई। जानकारी के मुताबिक 5 से 11 सितंबर तक चलने वाले इस नदी बचाओ यात्रा में राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र के कई हस्तियां शामिल होने के लिए आ रही हैं। कांग्रेस के मुताबिक ये यात्रा जल जीव जंगल और नदियों को बचाने के लिए आयोजित की जा रही है। इस सत्याग्रह यात्रा में संत कंप्यूटर बाबा और संत बाली बाबा की टोली भी साथ में रहेगी। तो साफ है, उपचुनाव नजदीक आते देख अब कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति जमीन पर उतारना शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी सभी उपचुनाव वाली विधानसभा क्षेत्रों में रामशिला पूजन कार्यक्रम पर फोकस कर रही है और कांग्रेस को जवाब देने की पूरी कोशिश होगी। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस मैदान में उतर आए हैं। दोनों की तैयारियां धरातल पर दिखाई देने लगी हैं और इसकी शुरुआत फिलहाल कांग्रेस ने नदी बचाओ सत्याग्रह से की है। भिंड जिले के लहार से पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। 5 से 11 सितंबर तक इस नदी बचाओ यात्रा में राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, जिन्होंने इस पूरी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। अजय सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही उनको। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क साधा जा सके। तो कांग्रेस के मुताबिक ये यात्रा जल जीव जंगल और नदियों को बचाने के लिए आयोजित की जा रही है। इस सत्याग्रह यात्रा में संत कंप्यूटर बाबा और संत बाली बाबा की टोली भी साथ होगी। उपचुनाव नजदीक हैं, जाहिर है दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि ये उपचुनाव नहीं, महज दोनों के लिए साख का सवाल है, सत्ता का सवाल है। और इसीलिए पुरजोर कोशिश है दोनों ही दलों की तरफ से कि कैसे जीत हासिल की जाए, और उसके लिए चाहे तो बीजेपी रामशिला भूमि पूजन कार्यक्रम कर रही है, तो उधर कांग्रेस नदी बचाओ सत्याग्रह करने जा रही है। उसकी शुरुआत हो चुकी है डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में और 5 से 11 सितंबर तक इस पूरे अभियान को किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि
जल, जीव, जंगल और नदियों को बचाने के लिए इस यात्रा को किया जा रहा है। कंप्यूटर बाबा, बाली बाबा की टोलियां भी इस यात्रा में शामिल होने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं दोनों ही दलों की तरफ से। ये कोशिश की कैसे जनता को अपने पक्ष में किया जाए, जनता का वोट बैंक अपने पक्ष में किया जाए। फिर उसके लिए भगवान राम भी याद आ रहे हैं, तो नदी को बचाने का भी प्रयास जारी है। अब कांग्रेस नदी को बचाने के लिए नदी सत्याग्रह कर रही है, नदी बचाओ सत्याग्रह कर रही है, तो बीजेपी रामशिला पूजन कार्यक्रम कर रही है। अजय सिंह, राहुल भैया हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं आप, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। अजय सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अजय सर, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है जी। अजय सिंह जी, स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी में सर। जी, धन्यवाद। अजय सिंह जी, ये जो नदी बचाओ सत्याग्रह शुरू हुआ है, इसके पीछे का मकसद? हर चीज राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो ये संघर्ष करना शुरू किया है, आज से 7 दिन की पदयात्रा, जी, उसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध रेत उत्खनन को रोका जाए, जिसलिए जो गिरता हुआ जल स्तर है वो बच सके। और वही एक उद्देश्य है, जन जागृति के माध्यम से जल संवर्धन हो और अवैध रेत उत्खनन न हो। अजय सिंह जी, आपका कहना ठीक है कि हर चीज को राजनीति के एंगल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब उपचुनाव का मौसम हो सर, और ऐसे में इस तरह की यात्राएं, तो भला इसे क्या समझा जाए? इसका सीधा सीधा अर्थ ये, चुनाव अलग बात है, चुनाव कब होंगे, बीजेपी वाले तो चाह ही नहीं रहे कि जल्दी चुनाव हो, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब एनजीटी ने पूरे प्रांत में रेत का उत्खनन या परिवहन रोक लगा रखी है, उस बीच में भी और बढ़ चल के जो उत्खनन हो रहा है, उसके विरोध में यही समय था जो उन्होंने तय किया। अजय सिंह जी, एक और सवाल, लगातार बीजेपी की तरफ से उस वक्त आरोप लगते रहे जब आपकी सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त आरोप लगते रहे रेत माफिया के, और इनफैक्ट उमंग सिंगार साहब ने तो बहुत कुछ कहा, आपको याद ही होगा। तो ऐसा तो नहीं कि अब छवि सुधारना है या फिर जो कहा गया उसे ठीक करना है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसका जवाब देना है? कमलनाथ जी की सरकार तो सिर्फ 15 महीने थी। आप मैडम याद करें जी, मैंने 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 17 हर सत्र में नर्मदा नदी को जो छलनी बनाया जा रहा था, उसके ऊपर चर्चा विधानसभा में कराने की कोशिश की जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री दोबारा ने कभी चर्चा नहीं होने दी। वही रेत अवैध उत्खनन जो 15 साल उन्होंने किया, वही और तेजी से चालू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अजय सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि और भी सवाल थे मैं करना चाहती थी, लेकिन ठीक है। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। रजनीश जी, इधर नदी बचाओ सत्याग्रह, उधर रामशिला पूजन कार्यक्रम, कैसे देखा जाए मध्य प्रदेश की सियासत को, आप क्या कहेंगे? देखिए,
बरसात के दिनों में नदी बचाने की यात्रा पहली बार आपने कहीं सुनी होगी। और वो चंबल नदी, जिस चंबल नदी में पानी इस पश्चिमी मध्य प्रदेश में गिरने से बढ़ता है। पिछले बार तो बाढ़ भी आ गई थी जी। अवैध उत्खनन का जिक्र अभी अजय सिंह जी के मुंह से मैं सुन रहा था जी। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 15 महीने सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ बातें की हैं। लेकिन इन्हीं डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सरेआम खुलेआम आरोप लगाए थे कि अवैध उत्खनन जोरों पर है चंबल में और इसका पैसा ऊपर तक जाता है। वो कमलनाथ जी तक जाता है या 10 जनपद तक जाता है या तुगलक रोड चुनावी घोटाले का कारण बनता है, वो नहीं बता पाए क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है। ये सुर्खियां बनी थी समाचार पत्रों की और चैनलों की जी। तीसरी बात यह है कि जो चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, बड़ी तादाद में ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव होने वाले हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, श्रीमान अजय सिंह जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी के उपेक्षा के कारण बन रहे हैं। उनके मनमाफे को वहां प्रत्याशी तय नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो होने वाले सर्वों की खिलाफत कर चुके हैं, जो सर्वे कांग्रेस पार्टी करा रही है प्रत्याशी चयन के लिए। राकेश चौधरी जी को टिकट देने के मामले में वो विरोध प्रकट कर चुके हैं। स्वयं अजय सिंह जी भी उनके बारे में अपना मंतव्य प्रकट कर चुके हैं और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी भी कर चुके हैं। राकेश चौधरी जी को चुनाव लड़ाने के इच्छुक कमलनाथ जी लगते हैं। सर्वे की बात आगे कर देते हैं, सर्वे फर्जी हो रहे हैं, ये बात कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही लोग उजागर कर रहे थे। गुटबाजी, अपना रसूख बताने की कोशिश, अपनी महत्वता अपनी ही पार्टी में जताने की कोशिश, उसके लिए अजय सिंह जी का भी जाना, बयानबाजी होना, उपचुनाव में प्रत्याशियों का चयन का मामला। कहां नदी की बात कर रहे हो जी आप? नदी वदी से वास्ता इनका होता तो 15 महीने में कुछ कर लेते और बरसात के दिनों में कोई नदी बचाने की यात्रा निकालता है क्या? आपने दुनिया में पहला ऐसा केस देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब नदियों में बाढ़ आती है तब नदी बचाने की यात्रा निकालता है क्या कोई? लेकिन रजनीश जी, नदी बचाओ सत्याग्रह भले ही इसे नाम दिया गया हो, लेकिन पब्लिक के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेसी जा रहे हैं और उसमें उनके साथ कंप्यूटर बाबा के साथ ही अन्य बाबाओं की टोली भी शामिल हो रही है। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट से कह दिया कि इसका संबंध नदी पर्यावरण खनन कहीं कोई नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक मसला है। कंप्यूटर बाबा कौन है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में आप भी जानते हो और बाकी लोग भी जानते हैं। कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा और ये दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव में कौन सा तंत्र मंत्र रचा गढ़ा, उसका परिणाम जनता ने उनको 4 लाख वोटों से ज्यादा हरा कर दे दिया, आने वाले समय में भी दे देंगे। तो इनका मुद्दों से वास्ता नहीं है, इनका केवल प्रत्याशियों के मामले में, अंदर की गुटबाजी के मामले में, अपना रसूख बढ़ाने बताने के मामले में ही मसला है। ये आपस की लड़ाई है। ये मुद्दा की बातें हम आपस में करके इस विषय को गंभीर बनाने की कोशिश ना करें। चलिए, शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विषय को गंभीर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है बीजेपी का। उनका कहना है कि नदी बचाओ सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस, लेकिन बाढ़ आई हुई है जब नदियों में, तो ऐसे समय पर कौन करता है नदियों को बचाने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो रेत का खनन हो रहा है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस आवाज उठाती रही, फिर चाहे वो शिवराज जी के 3rd टेन्योर की बात हो या फिर अभी। हालांकि रेत खनन के आरोप बीजेपी ने भी लगाए जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी। अब ऐसे में नदी बचाओ सत्याग्रह कितना सक्सेस दिलाता है कांग्रेस को, यह आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन बीजेपी भी रामशिला पूजन कार्यक्रम कर रही है, उसमें भी देखने की हम कोशिश करेंगे कि आगे उनको कितनी सफलता मिलती है, कितना वोट बैंक वो बटोर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद 25 मार्च से बंद करीब 38,000 यात्री बसें अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। सरकार और बस ऑपरेटर्स के बीच टैक्स को लेकर चल रहा गतिरोध थम गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक 5 महीने का करीब 121 करोड़ रुपए का वाहन टैक्स माफ करने की घोषणा कर दी है। सितंबर के टैक्स में भी 50% की छूट दी जाएगी और इसे जमा करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि सरकार ने बस ऑपरेटर्स की किराया बढ़ाने की मांग को नामंजूर किया है। यात्री किराया नहीं बढ़ने से अब आम जनता को परेशानी का सामना करना होगा। दरअसल सरकार ने जून में भी बसें चलाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन बस ऑपरेटर टैक्स में छूट सहित अन्य मांग कर रहे थे। इसे लेकर मध्य प्रदेश प्राइम रूट बसेस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 7 सितंबर से आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन अब टैक्स माफी के बाद उसे वापस ले लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा के मुताबिक शनिवार से 10% बसें शुरू हो जाएंगी। भोपाल इंदौर के बीच करीब 4 चार्टर्ड बसें चलेंगी। जिन रूट पर सवारियां नहीं मिलेंगी उन रूट पर बसों को नहीं चलाया जाएगा। वहीं सरकार ने यात्री बसों के किराए को रिवाइज करने की जिम्मेदारी किराया निर्धारण समिति को सौंपकर उसे जल्द निर्णय करने की लिए निर्देश भी दे दिए हैं।
बस वालों की जो मांग थी, मुख्यमंत्री के समक्ष जब भी मैंने इस बात को रखा तो मुख्यमंत्री जी का रुख बहुत ही रचीला रहा। उनका भी कहना था कि नहीं, बात सही है, बसें अगर नहीं चली हैं तो बस वालों पर अतिरिक्त भार नहीं आना चाहिए। और मेरी जब भी बात हुई मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि नहीं, हम टैक्स माफ करेंगे। आज मुझे खुशी है कि बस वालों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने टैक्स माफ किया। इस पर सरकार पर 124 करोड़ करीब का अतिरिक्त भार आया है, लेकिन जनता के हित के लिए, जनता की सुविधा के लिए ये भार सरकार सहन करने के लिए तैयार है और आज से बसें चलेंगी। चलिए, वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम एफ और बट को अब दरकिनार करते हुए बसेस दौड़ेंगी। वैभव, बिल्कुल, बस तो चलेंगी, लेकिन बसों पर यात्रियों का भरोसा कब जगेगा, ये बड़ी बात है। आज भी जब अनाजी टीवी बस स्टैंड पहुंचा, ISBD बस स्टैंड, तो वहां पर यात्री तो बैठे मिले, लेकिन बसेस का इंतजार करते हुए मिले। कई यात्री ऐसे भी थे जिनसे अनाजी टीवी ने बात में कहा कि किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि किराए में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति का निर्धारण किया गया है। समिति ही किराए के संबंध में सारे फैसले लेगी। और हालांकि सरकार ने परमिशन दे दी है बस चलाने की, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने से बसेस खड़ी हुई थी। तो ऐसे में बसेस की पहले सर्विस होगी, क्योंकि कई बार बैटरियों के जो पार्ट्स होते हैं जो बस नहीं चलने से खराब हो जाते हैं, बैटरी उनकी डाउन हो जाती है। तो जो बसेस चलाने की बात की जा रही थी, वो सारी सुविधा आगामी 5 से 6 दिनों में ठीक ढंग से हमको चलती हुई नजर आई, क्योंकि अभी बसेस की हालत खराब है। और आज भी यात्री परेशान होते नजर आए बस स्टैंड पर, क्योंकि बसेस चलने की बात तो सरकार ने कही, लेकिन बसेस चल नहीं रही थी। संक्षेप में वैभव, आम जनता जो जानना चाहती है, किराया आने वाले समय में बढ़ेगा? जो समिति बनाई गई है उसके हिसाब से नहीं, किराया बढ़ने की ऐसे कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसकी मांगों को मान लिया है। किराया बढ़ाने की बात तब सामने आई थी जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांगों को नहीं माना जाता। सरकार ने 124 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया है, और अब सरकार के पास भी कहने के लिए जब आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ा तो आखिरकार पुराने किराए के हिसाब से ही सवारी जो है वो अपना सफर तय कर सकती है। वैभव, बिल्कुल, पुराने किराए पर ही समिति को बात करनी होगी, ताकि कभी यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ भी सरकार डालना नहीं चाहती। सरकार ने यही कहा है कि ट्रांसपोर्टर की टैक्स माफ करने की मांग को पूरा किया है। शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो पिछले कई दिनों से बंद पड़ी बसेस के पहिए जो थमे हुए थे लॉकडाउन में, अब वो सड़कों पर दिखाई देंगे। हालांकि कम बसेस चल रही हैं। कई जगह अनादि टीवी ने जब अपने दर्शकों को दिखाई तस्वीरें, उसमें यात्री तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस नहीं पहुंची। ये भी साफ कि टैक्स कम किया गया है और कई जगह छूट भी दी गई है, यानी कि 50% तक का आने वाले समय में जो टैक्स को लेकर बातचीत हुई, 50% की छूट दी जाएगी और 121 करोड़ का वाहनों का टैक्स भी माफ कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात हम करें आगे। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भारी बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं। बारिश तो थम गई, लेकिन तबाही के निशान छोड़ गई, जिसे आज भी लोग भुगत रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरदा जिले की हंडिया तहसील की, जहां 30 से 31 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई बाढ़ ने कई गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए। जो तस्वीरें इस क्षेत्र से हमें मिली हैं, उन्हें देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन लोगों के ऊपर बाढ़ कहर बरपा गई, गरीबों के घरौंदे बह गए। अब ग्रामीण जंगल में तंबू तानकर पुड़ी अचार के सहारे समय काटने को मजबूर हैं। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांव ऐसे हैं जहां 30 से 31 अगस्त की दरमियानी रात बाढ़ का पानी बढ़ता देख लोग अपने हाथ में जो भी जरूरत का सामान आया वो लेकर घर से निकल गए और जान बचाने के लिए गांव से दूर घने जंगल में ऊंचे स्थान पर समय काटने लगे। नदी का पानी कम होने के बाद जब वापस लौटे तो मंजर देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके थे। अब ये लोग जंगल में पन्नी तान कर रहने को मजबूर हैं। वन विभाग की तरफ से दी जा रही पुड़ी और अचार खाकर किसी तरह ये प्रभावित लोग अपना समय काट रहे हैं। वन विभाग ने इन लोगों को रहने के लिए त्रिपाल और पन्नियां उपलब्ध कराई हैं। गांव से दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर तो इन्हें पहुंचा दिया गया, लेकिन ना तो वहां पीने का पानी है और ना ही बिजली की व्यवस्था। बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री चौहान भी हंडिया का दौरा कर चुके हैं। सीएम ने राहत राशि और खाद्य सामग्री देने की घोषणा भी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अभी तक खाने के लिए अनाज नहीं दिया गया। अभी जो डूब का पानी आया था तो वो क्या आपके घरों में घुस गया? भरा गया था करीब में कमर का लगभग। अच्छा, तो जिससे क्या मकान भे गए आपका? हाँ, दीवार भे गई और टूट गए एक तरह से। वो पूरा आपका सामान, गृहस्थी का सामान क्या?
20 एक करीब में पाइप बह गए और 2-3 बोरे गेहूँ बह गए। अब वहाँ से कहाँ रह रहे हैं आप? अभी नहीं आ रहे, मतलब गाँव भर रह रहे जंगल में। जंगल में जी। यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था? नहीं, अभी नहीं है कोई कोई व्यवस्था नहीं। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? भैया गोरड़ा कावा बही का और गाँव बही का और घर बही का। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? जो अब ये जगह पे रहेगा। ये कौन सी जंगल में रह रहे हैं? जंगल में रहेगा। तो यहाँ बिजली कुछ है? हाँ तो कहीं भी नहीं, बिजली नहीं। फिर यहाँ कोई डर लगता है रात में? और सोमा भैया जंगल का आदमी जंगल में। तो प्रशासन की तरफ से तो नहीं हुई सर, फॉरेस्ट की तरफ से कुछ पन्नियों की व्यवस्था हुई और खाने पीने की व्यवस्था हुई। कल विधायक जी आए थे, उन्होंने बोल गया पहले पट्टा देंगे, फिर प्रधानमंत्री आवास देंगे आपको और प्लाट कटवाएंगे आपको। अभी जोगा में कितने परिवार रहते हैं? करीब जनसंख्या पूरी 495 है। परिवार कितने होंगे? 100 है। और पट्टे कितने परिवार के पास है? वो आदिवासी को पट्टे मिले तो वो भी सक्सेस नहीं है, ऑनलाइन चढ़े हुए हैं। तो विधायक जी ने कल बोल के गए वो भी सब ऑनलाइन चढ़वा जाएंगे तुम्हारे पट्टे, और सभी को प्लाट मिलेगा, सभी के तत्काल पट्टे दिए जाएंगे। जहाँ जो लगभग 100 परिवार रह रहे हैं, इनकी उम्र लगभग 40 साल या 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक पट्टा क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? वन ग्राम की वजह से। संवाददाता जफर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है इस पूरी तस्वीर को बयां करने के लिए। आशियाने उजड़ गए, सड़कों पर आ गए, खाने के लिए अचार पूड़ी है, सूबे के मुखिया आश्वासन दे गए, लेकिन तब भी हाथ खाली हैं। रह रहे हैं पन्नी तानकर जंगलों में ये गरीब लोग। अब आस है कि शायद इन्हें कोई मदद का हाथ मिल जाए। जफर बताना चाहूंगा 30 और 31 अगस्त को जो भारी बारिश होने के कारण नर्मदा में आई बाढ़ तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों ग्रामीण पर कहर बरपा गए। जहां गरीबों को घरों से बह गए, वहीं ग्रामीण जंगल में तंबू बनाकर पूरी अचार के सारे जिंदगी काटने को मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा तबाही हंडिया के तहसील ग्राम जोगा में हुई। 50 से अधिक घर पूरी तरह से तबाह हो चुके। तत्कालीन तौर पर वन विभाग ने इन लोगों को रहने के लिए तिरपाल और पन्ने उपलब्ध कराते हुए गांव से दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जफर, सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे, राहत राशि देने की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद की कोई ऐसी तस्वीर आपने देखी कि कोई मदद उन्हें मिल रही हो? वन विभाग की मदद के अलावा उनसे तो अचार पूड़ी और पन्नियां मिल गई हैं कि तान कर तंबू रहिए, उसके अलावा कोई मदद मिल पाई है? कोई विधायक, कोई सांसद या कोई जनप्रतिनिधि बातचीत करने पहुंचा, हाल चाल जानने पहुंचा इनसे? जी, कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा पीड़ित लोगों को पुनर्वास का नकदी का आश्वासन तो दिया गया है, परंतु ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वन विभाग के अपने कुछ नियम है, इस कारण उनका पुनर्वास होना मुश्किल है। परंतु प्रशासन और प्रशासन मिलकर अगर पहल करेंगे तो इनका पुनर्वास होना संभव है। तो कोशिश अगर की जाए तो इन्हें इनका आशियाना, इनका घर वापस मिल सकता है, लेकिन कोशिश करने वाले की नीयत पर भी बिलीव करना पड़ेगा कि वो क्या कुछ सोचते हैं। कमल पटेल साहब कह तो गए, लेकिन आगे क्या होता है, इन गरीबों की किस्मत, जिनके आशियाने लुट चुके हैं, बह चुके हैं, उनके हाथ क्या आता है। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, गांव के विकास के तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विकास की राह देख रहे हैं। डिजिटल होती इस दुनिया में आज भी लोग सड़क और पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीर सतना जिले के रामनगर ब्लॉक की है, जहां बड़ा इटमा पंचायत खारा गांव है। आजादी के 7 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीण सड़क और पानी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार नेताओं के आगे गुहार लगाने के बाद भी आज तक सड़क और पानी की सुविधा नहीं मिली। हालात तो इस कदर हो चुके हैं कि गांव के लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो सड़क ना होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जिस वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। 4 गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रथ यात्रा के दौरान खुद मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया, मगर ग्रामीणों की किसी ने नहीं सुनी। इतने बड़े गांव में एक नाला है, वो भी निशान पड़ा हुआ है, इसलिए गड्ढे से पानी भरते रहते हैं। तो हमेशा गड्ढे से पानी भरते हैं? जी सर। तो सरपंच उरपंच से कोई बात नहीं हुई इसकी? वोट लेने के पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर के देखते ही नहीं। न तो हैंडपंप की व्यवस्था है और ना रास्ते की व्यवस्था है, तो हो गया जहाँ से हम लोगों का गुजारा होता है तहाँ से हम लोग गुजारा करते हैं। तो क्या करें सर,
पीना ही पड़ता है ना। अब रास्ता नहीं है, यदि जबरदस्ती जाते हैं तो मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोगों को मार के भगाते हैं। तो हैंडपंप कितनी दूरी पड़ता है आपके घर से? हैंडपंप है ही नहीं है, और है भी तो दूसरे बस्ती है सर। तो रास्ता जब दूसरे बस्ती जाने के लिए जब रास्ता नहीं है तो क्या करेंगे। जब से ये बाणसागर विस्थापन हुआ है तब से ये लोग जो है तो यहाँ पर शासन ने बसा तो दिया, लेकिन इनको आने जाने के लिए रास्ते का कोई इंतजाम नहीं किया है। इसके लिए मैंने जो है तो अपने खाते की 13 नंबर जमीन को मैंने 17 डिसमिल मध्य प्रदेश शासन को सड़क बनाने के लिए दिया था, जिसका आज 15 साल हो गया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सड़क नहीं है, लेकिन लोग परेशान हैं और कहते हैं कि हैंडपंप दूसरी बस्ती में है, जाने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता है नहीं। आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये लोग नाली का पानी पीने को मजबूर है। एक तरफ पूरे जगहों पर बाढ़ें आ रही हैं, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। रोज प्रदेश में 1500 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भोपाल में शनिवार को भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। राजधानी में शनिवार को कोरोना के 229 नए मरीज मिले, जिसके बाद अकेले भोपाल में कोरोना का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया। चिंता वाली बात तो यह भी कि राजधानी में महज 5 दिन में 1297 केस बढ़ गए। 30 अगस्त को मरीजों की संख्या 11,089 थी, जो अब 12,000 के पार पहुंच गई। शहर में 22 मार्च को पहला पॉजिटिव मिला था। इसके बाद 55 दिन में यानी 16 मई को संख्या बढ़कर 1019 हो गई। पहले 1000 मरीज में 38 की मौत हुई, तो वहीं अब जबकि अंतिम 1000 मरीजों में 19 की मौत हुई। भोपाल में अब तक कोरोना से 303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 के करीब मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल भी इससे छूता नहीं है। पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोरोना से डर लोगों को शायद कम होने लगा है। इसलिए न मास्क दिख रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। कोरोना से बचना है तो इन दोनों का पालन करना है। इसको जहन में रखिए, तभी बचेंगे कोरोना से और तभी ये जो आंकड़े हैं वो कम हो सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।